गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम यूनिट 3 का आखिरी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हम ये देखेंगे हम इससे क्या समझते हैं, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या है। जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो सोसाइटी में कौन कौन लोग आते हैं, वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और फिर हम एंड पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। बिजनेस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, पर जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो सोसाइटी से कमा रहा है, इसलिए सोसाइटी के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये बेसिक एक लाइन का फंडा है। और डिटेल में डील करें तो बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, तो इसलिए हमेशा उसको इस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहिए कि सोसाइटी के एस्पिरेशंस और सोसाइटी के विशेस फुलफिल हो। बेसिक कॉमन सेंस भी है, अगर सोसाइटी की विशेस और एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो शायद वो बिजनेस प्रॉफिट कमा भी नहीं सकता। पर सोसाइटी में सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग जब मोटिव होता है तो हम दूसरों की वेल बीइंग के ऊपर जब प्रॉफिट मोटिव रख देते हैं तो हम मॉरली करप्ट हो जाते हैं। और बीइंग मॉरली करप्ट वी कैन नॉट डेवलप आवर बिजनेस, आवर सोसाइटी, आवर नेशन और whomever we care about। सोसाइटी में इसीलिए बिजनेस को वॉलेंट्री एफर्ट्स मतलब खुद से होके एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि सोसाइटी वेलबींग की ओर अग्रसर हो, चाहे वो वेलबींग किसी का भी हो, तुम्हारा वेलबींग, मेरा वेलबींग, या इन जनरल किसी और पॉपुलेशन का वेलबींग। जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी के मेंबर से पैसा कमाता है, कस्टमर सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का। कैपिटलिज्म के अपने बहुत सारे फायदे हैं। कैपिटलिज्म प्रॉफिट मेकिंग होता है, कैपिटलिज्म लोगों को आगे बढ़ाता है। ये लोगों के बारे में भूल के सिर्फ अगर आप अपने आप का भी ध्यान दे रहे हैं तो भी आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। कैपिटलिज्म इस फिलॉसफी पे बेस्ड है। पर कैपिटलिज्म कैन वर्क वेरी वेल फॉर सो लॉन्ग जब सिर्फ आप मॉरली और एथिकली रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मॉरल और एथिक्स की वैल्यू किसी बिजनेस पे किसी इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने एक पेस्टिसाइड कंपनी खोली, आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, आप नेचर का ध्यान रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इससे सॉइल डैमेज नहीं होगा, इससे वाटर रिसोर्सेज डैमेज नहीं होंगे, फार्मर्स लोग खुश हैं, आप नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी फार्मर्स की ग्रोथ से। प्राइम मिनिस्टर आपको पद्म विभूषण दे देते हैं कि आप वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना रहे हैं तो क्या पता उसको बनाने के लिए जिन तरह की चीजों का यूज हो रहा है, जिन मशीनरी का यूज कर रहा है, जिस हीट का यूज हो रहा है, वो आप अपने बैकयार्ड के किसी तालाब में डाल रहे हैं। और उस तालाब पे निर्भर जितनी भी जिंदगियां हैं, जैसे कि वहां के रहने वाली सोसाइटी, विलेज, और उनको भी छोड़ के बायोडाइवर्सिटी, जो फिशेस, जो जो एक्वाकल्चर वहां पे पहले से मौजूद था नेचुरली, अगर आप उसको हिंडर कर रहे हैं तो उनके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रॉफिट मेकिंग is the initial point from where a business start, but profit making comes with a responsibility, and it is the responsibility of business कि वो अपने समाज के लिए कुछ करे। आर्ग्यूमेंट्स क्या है फेवर में? ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट सुन के कुछ को लगा होगा कि अच्छा है, कुछ को लगा होगा बेकार है। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स क्या है जो बोलते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेसेस की? पहला है एग्जिस्टेंस और ग्रोथ का जस्टिफिकेशन। आप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, आप सोसाइटी के लोगों को केटर करते हैं, आप सोसाइटी से अपना पैसा कमाते हैं, और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इसी सोसाइटी पे रहना है। तो आपके लिए बेटर है कि आप इस सोसाइटी को अपने साथ साथ आगे बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जब भी आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो उसका डायरेक्टली असर होता है कि वहां रहने वाले लोगों पे, वहां रहने वाली कम्युनिटी पे, वहां के इन्वायरमेंट पे। आप वहां के अगर जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट बेटर होता जाएगा, आपका फर्म उस जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तीसरा है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। जैसे जैसे आप लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं या इन्वायरमेंट के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग,
इससे किसी ना किसी शेयर होल्डर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, वो शायद ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ें मांग रहा है, और क्योंकि आप वो चीज़ें बना रहे हैं तो आपके बिजनेस को उससे अत्यंत लाभ होगा। और चौथा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का हिस्सा है तो वो सोशल प्रॉब्लम्स पे भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अगर आपके ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर आप जात पात और भेदभाव करते हैं अपने ऑफिस में लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, अगर आप बाकी चीजों के बारे में केयर नहीं करते, तो आप सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स पे अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनको हटाने के लिए नहीं, जो कि आपकी ही जिम्मेदारी है। अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है? अगेंस्ट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है, जो किसी भी तरह के आपको एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट लोग बोलेंगे, कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए खुलता है, बिजनेस को प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं आता, और बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है, वही उसके जीने का मकसद है बिजनेस का। दूसरा है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। आप हमको जितने रेगुलेशन लगाने बोलेंगे, आप हमको बोलेंगे कि हम इन्वायरमेंट के प्रति कुछ करें, ऐसा वैसा करें, तो हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स को उठाना पड़ेगा, उस सोसाइटी के कंज्यूमर्स को उठाना पड़ेगा। तीसरा बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है इनका, कि बिजनेस क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से खुलता है तो इनके पास मैनेजरियल स्किल्स है, इनके पास इनोवेशन है, पर सोशल स्किल्स नहीं है सोशल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। उसके लिए हमारे पास एनजीओ वगैरह है, उनको उनका काम करने दो। और ये आखिरी वाला मेरे ख्याल से ऊपर से ही आ गया है। ये 3 मेजर आर्ग्यूमेंट्स है इसके अगेंस्ट में। पहला, कि बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से होता है। दूसरा, आपके सारे रेगुलेशन का बर्डन आप हमारे कंज्यूमर्स पे आता है। और तीसरा, हमारे पास सोसाइटी को ठीक करने की स्किल्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ पैसा कमाने की स्किल्स है। अब हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सर्कल है सोसाइटी का, वो बिजनेस के लिए कितना बड़ा होता है। तो इस सर्कल्स में जितने लोग आते हैं, हम उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स में हम, एक सेकेंड, चैट आया है। नमस्ते, नमस्ते हर्षिता। हम सर्कल में देखेंगे तो जितने भी ये लोग हैं जिससे बिजनेस इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या जिनको इम्पैक्ट करता है, जिन पे प्रभाव डालता है, हम उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? पहला तो आपका, क्योंकि आपका बिजनेस है तो हम चालू करेंगे वर्कर से। आपके एम्प्लॉयज के प्रति आपकी सिर्फ और सिर्फ पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनकी लाइफ अच्छी करने की, उनको आगे बढ़ाने की, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन देने की, और उनको एक्सप्लॉइट ना करने की भी होती है। जैसे कि एबिस को देख लो, एबिस चलाता है अजीम प्रेमजी पब्लिक स्कूल्स। अजीम प्रेमजी पब्लिक स्कूल्स की 3 या 4 शाखाएं हैं, और जितने वर्कर्स एबिस में काम करते हैं, वहाँ के उनके सभी बच्चों को वहाँ पे कम पैसों में बेहतर शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये अजीम प्रेम जी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी है, कि हाँ, मेरे एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है शेयर होल्डर्स या ओनर्स। शेयर होल्डर्स को आपको अच्छा डिविडेंड तो पे करना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बिजनेस है, जब वो सोसाइटी के लिए कुछ करता है तो वो गुडविल कमाता है, और गुडविल सिर्फ बिजनेस का नहीं रहता, गुडविल उसके ओनर्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो आज जब हम एबिस की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एबिस ने ऐसा काम किया है तो उसका ओनर अच्छा होगा, और क्योंकि ये गुडविल है हमारे दिमाग में, तो वो उनके बिजनेस को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तीसरा, कम्युनिटी। जैसा कि हमने बोला कि आप जिस कम्युनिटी में टेक पार्ट करते हैं, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप जिस कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप जिस कम्युनिटी पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, आपका बिजनेस जिस कम्युनिटी से निकला है, और आपका बिजनेस जिस कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, उनको अच्छा प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स देने के अलावा उनकी लाइफ को सही रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आप बहुत अच्छी पेंसिल बना रहे हैं, पर आपकी पेंसिल फैक्ट्री अगर 250-300 टन कार्बन उत्सर्जन कर रही है, तो आप वहाँ की कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, और जब आप वहाँ की कम्युनिटी को खराब करेंगे, तो शायद वहाँ पे पेंसिल की जरूरत उतनी ना हो जितनी साफ हवा की हो।
चौथा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ ही कोई बिजनेस आगे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट वो पॉलिसीज तय करता है जिससे बिजनेस को समझ आता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गवर्नमेंट इसके पहले तुम पे प्रेशर डाले, या तुम पे किसी तरह की इंक्वायरी हो, या तुम पे किसी तरह का केस फाइल हो, तुम्हें अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की बात हम इनसे पहले भी कर चुके हैं शायद, पर एक और बार करते हैं। कंज्यूमर्स का फंडा ये है कि कंज्यूमर्स आपकी कम्युनिटी से निकल के आते हैं, कई बार वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और कई बार वही लोग हैं जिनके परिवार वाले आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो इसलिए कंज्यूमर की लाइफ पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए, इसके लिए भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और पांचवा है इंटरेस्ट ग्रुप। छठा है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप माने ऐसे समूह जिनका आपके बिजनेस से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, पर उनका आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंटरेस्ट है। जैसे कि फिक्की। फिक्की जो है वो फिक्की या कॉमर्स चेंबर। तो फिक्की, कॉमर्स चेंबर, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर यूनियन, इस टाइप के जो यूनियंस हैं, ये इंटरेस्ट ग्रुप है। और आपको आपके इंटरेस्ट ग्रुप को खुश रखना पड़ेगा ताकि आप अपना बिजनेस सही ढंग से कर सको। क्योंकि आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो गवर्नमेंट में आपके अगेंस्ट लॉबी करेंगे, गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी बिठाएगी या कोई नई पॉलिसी ले आएगी, कम्युनिटी में आपका नाम खराब होगा, आपके एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को छोड़ के जाने लगेंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शायद पैसा मिले पर वो गुडविल ना मिले तो गुडविल के कारण छोड़ के जा सकते हैं, और कंज्यूमर शायद आपका प्रोडक्ट ना ले। नियाल फिट्जगेरल्ड का ये बहुत प्यारा कोट है, जो सीईओ के पुराने यूनिलीवर के पुराने सीईओ थे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही हार्ड एज्ड बिजनेस डिसीजन है। हार्ड इसलिए क्योंकि ये अच्छी चीज, इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छी चीज है करने को, या लोग हमें ये करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। जितना जल्दी बिजनेस ये बात समझते हैं, उतना जल्दी ही वो अपने बिजनेस को आगे ले जा पाते हैं। जैसे कि हम टाटा की बात करते हैं, तो टाटा का बिजनेस बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड है। टाटा जिस तरह अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है, मेरे ख्याल से भारत में वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उतना ख्याल रखता हो अपने एम्प्लॉयज का। मेडिकल कवर से लेकर, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन देना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेना। और ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उन लोगों के थ्रू जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। ऐसे लोग जिन्होंने टाटा पे काम किया, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो जाने पर अगर किसी के हाथ पांव काम करना बंद कर गए तो उसके उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जब तक कि उसके बच्चे या बीवी को नौकरी ना मिल जाए और उन लोग अच्छे से सेटल ना हो जाए, तब तक पूरी जिम्मेदारी टाटा खुद अपने कंधों पे ले लेता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस इज नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट इज अबाउट पीपल। ये लोगों के लिए है, ये लोगों की बातें हैं, बिजनेस लोगों से चलता है, और आपको आपके आसपास के सारे लोगों का उतना ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम बायर का। बायर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बायर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो बायर के जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं वो 3 पार्ट में चलते हैं: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और क्लाइमेट प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर इसलिए क्योंकि बायर सिर्फ पेस्टिसाइड्स और मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स नहीं बनाता, वो बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, वो लोगों को ठीक करने की दवाइयां भी बनाता है। और तीसरा वर्टिकल है क्लाइमेट प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में उस ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैं दिया हूँ, जैसे बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस। तो इस अलायंस का काम है कि वो मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, और साथ ही साथ उनको फाइनेंस के ऑप्शंस भी दे। हेल्थ केयर में आप देखोगे तो जो बायर के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, स्लीपिंग सिकनेस के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, चगास के लिए, ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ये डब्ल्यूएचओ को फ्री देता है, ताकि वो अलग अलग देशों में जहाँ इनकी जरूरत है और जहाँ लोग इसे नहीं खरीद सकते वहां बांट सके। क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए बायर का मानना है कि 2030 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कि ना वो किसी तरह का कार्बन उत्सर्जित करेगा, ना वो किसी तरह का कार्बन ग्रहण करेगा, और अगर करता भी है तो उसको इस तरीके से
सस्टेनेबली इस तरीके से डिसॉल्व करेगा कि किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन ना हो। वो एग्रीकल्चर का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम करना चाहता है। आपको शायद ये जान के हैरानी हो या ये पता ना हो या पता भी हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से दुनिया भर में 25% ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है सिर्फ एग्रीकल्चर करने से। और एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक, फिश फार्मिंग सब आ गया। एग्रीकल्चर करने भर से दुनिया भर में 25% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। और ये चाहता है कि वो इस फुटप्रिंट को कम करे अच्छे प्रोडक्ट्स देके, और ऐसे प्रोडक्ट्स देके जो इस चीज को कम कर सके। उसको 30% तक इस इम्पैक्ट को कम करना है 2030 तक, ये उसका गोल है। और रेन फॉरेस्ट बचाने का, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल यूज करने का, इस तरीके से वो क्लाइमेट प्रोटेक्शन पे काम करना चाहता है। ये उसके सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं। पर इसके अलावा बायर क्रॉप साइंस अलग अलग लोगों को, अलग अलग एनजीओज को पैसे देता है CSR एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि भारत में आपको पता होगा 2014 में हमने CSR एक्ट पास कर दिया, जो कंपनी एक्ट के अंदर है। उसका बेसिक ये है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के ऊपर अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको उसके प्रॉफिट का 2%, नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। और वो बहुत डिटेल्ड है वो एक्ट कि वो कैसे कैसे कर सकता है, कौन कौन से वर्टिकल्स में करना है उसको। एनजीओज की एक बहुत बड़ी लिस्ट भी बनाई है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। हम अभी एक साइट देखेंगे, शायद उससे और अच्छा समझ आए। और CSR लॉ लाने वाला भारत शायद दुनिया में, शायद नहीं, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने CSR लॉ को लीगल कन्फाइन कर दिया कि जो 2% नहीं करेगा उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा आज तक भारत दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। ये अच्छा है या बुरा है, इस पर बाद में डिबेट हो सकती है, पर ये है, अभी ये है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस पे डिस्कशन ऑफलाइन होगा, जो लोग क्लास में मौजूद हैं उनके साथ। बाकी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए गुड डे।